हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू चैप्टर 11 3D थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। बच्चों, आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं 3D का, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है इसका, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। इस टॉपिक को मैं RD शर्मा से काफ़ी डिटेल में कराने वाला हूँ। तो सारे बच्चे जिस एफर्ट से मैं कराऊंगा उस एफर्ट से इसको पढ़ेंगे और आई होप आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तो बच्चों, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस हमारा टॉपिक है। हमने स्ट्रेट लाइन को 2 डायमेंशन में पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने स्ट्रेट लाइन को 3D में नहीं पढ़ा। तो आज हम 3D में पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर हमें पता है, वी नो दैट इन स्पेस स्ट्रेट लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ ईदर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन पॉइंट ऑन इट एंड इट्स डायरेक्शन आर गिवन। मतलब एक लाइन को अगर हम बोलें कि वो यूनिकली डिफाइन हो सकती है या यूनिकली डिटरमाइंड हो सकती है, तो उस लाइन के लिए 2 कंडीशंस हैं। या तो वो लाइन एक गिवन पॉइंट से पास करे और एक दूसरी लाइन के पैरेलल हो, या फिर हम कह सकते हैं किसी वेक्टर के पैरेलल हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन यूनिकली कब डिटरमाइंड होगी या यूनिकली कब डिफाइंड होगी, जब वो 2 गिवन पॉइंट से पास करे। आपने बचपन से पढ़ा है कि वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट, मतलब यूनिक है वो। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि वो लाइन 2 गिवन पॉइंट से पास करे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम 2 कंडीशंस को डिराइव करने वाले हैं, और वो कंडीशंस मतलब इक्वेशंस जो निकल के आएंगी वो हमारे सामने हमेशा 2 तरीके से आएंगी। जब भी हम किसी कंडीशन को, किसी फॉर्मूले को पढ़ते हैं, तो वो इस चैप्टर के अंदर 2 तरीके से सामने आता है हमारे। या तो वो वेक्टर फॉर्म होती है या फिर वो कार्टेशियन फॉर्म होती है। वेक्टर फॉर्म का मतलब है वेक्टर के टर्म्स में फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है कि वेक्टर हट जाएगा, एक्स वाई जेड के टर्म्स में फॉर्मूला। तो वी शैल ऑब्टेन द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अंडर द अबव कंडीशंस। ये जो कंडीशन दी हुई है हमें दोनों, इन कंडीशंस के अंदर हम अपने इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो पहली कंडीशन को एक बार हम यहाँ पर फिगर के थ्रू समझ लेते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक लाइन जा रही है, और ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, ये लाइन है हमारे पास। अब ये लाइन कैसी है? यूनिक है। ये यूनिक क्यों है? ये यूनिक इसलिए है क्योंकि इस लाइन पर एक गिवन पॉइंट है हमारे पास। अब आपको मालूम है कि जो गिवन पॉइंट है, सपोज x1 y1 z1 हमारे पास एक गिवन पॉइंट है, तो ये तो एक पॉइंट बहुत सारे लाइनों पर लाई कर सकता है। तो हमने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो हमारी लाइन है वाइट कलर वाली, वो लाइन हमारी यूनिक हो जाती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसके पैरेलल है, क्योंकि जिस लाइन के पैरेलल है उस पर बहुत सारे वेक्टर लाई कर रहे होंगे। तो मान लेता हूं यहां पर हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर। तो ये कंडीशन है, जिस कंडीशन को हम आगे एलॉबरेट वे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला केस ये है कि जो व्हाइट वाली लाइन नजर आ रही है, ये यूनिक क्यों है? क्योंकि ये गिवन पॉइंट से पास करती है और गिवन लाइन के या वेक्टर के पैरेलल है। लाइन और वेक्टर यहां पर मैं सेम चीज मान के चल रहा हूं, ठीक है। आपको अच्छी तरह से पता है कि वेक्टर जो होता है वो लाइन का एक पार्ट होता है, छोटा सा। जो दूसरी कंडीशन है वो बहुत कॉमन कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हम एक लाइन को की इक्वेशन को डिराइव करेंगे या पढ़ेंगे अगर वो लाइन हमारी, यहां पर भी हम यूनिकनेस की बात कर रहे हैं, 2 गिवन पॉइंट से पास करती है। यहां पर अब हमारे पास लाइन के ऊपर 2 गिवन पॉइंट होंगे, ए एंड बी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हमें आज पढ़नी है, जिसमें कि हम इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों कंडीशंस को अलग अलग तरीके से डिराइव करेंगे, और फिर हम इनके बेसिस पर बेसिकली 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन और वेक्टर। तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो, जब हमारा जो टॉपिक है, सारे बच्चे ध्यान से देखो, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन हम पढ़ेंगे 2 फॉर्म्स में। तो इसको हम थ्योरम के अंडर में पढ़ रहे हैं। तो थ्योरम 1 क्या है कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर and parallel to a given vector b vector is r vector is equal to a vector plus lambda b vector where lambda is any scalar। तो ये तो इन्होंने स्टेटमेंट दे दी। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, कैसे समझेंगे इसको, ये समझना है हमें। तो हमारे पास एक लाइन है, आप फिगर में देख रहे होंगे, ये लाइन है हमारे पास येलो कलर की। इस लाइन के ऊपर एक गिवन पॉइंट है जिसको हमने बोला कैपिटल ए। जैसे ही पॉइंट गिवन होता है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि जैसे हमें पॉइंट दिखाई देगा तो उसका पोजीशन वेक्टर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो हमने इस ए पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दिया। जैसे ही ओ से ज्वाइन किया तो जो ओ ए वेक्टर है ये इसका पोजीशन वेक्टर बन गया, जिसको अपनी कन्वीनियंस के हमने ए वेक्टर मान लिया। ये ए वेक्टर जो है वो ओ ए वेक्टर के बराबर है, मतलब ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है।
और क्या गिवन है हमें, ये गिवन है ए वेक्टर हमें गिवन है पहले से ही लाइन के ऊपर, और हमें गिवन है एक बी वेक्टर, इस बी वेक्टर के लाइन पैरेलल है, ये लाइन बी वेक्टर के पैरेलल, हम ये भी कह सकते हैं कि ये लाइन एक दूसरी लाइन के पैरेलल है, उस पर एक वेक्टर दिया हुआ है, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम ये बोलें कि ये जो बी वेक्टर है ये एक किसी एक लाइन का पार्ट है, तो इसको हमें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली रेड कलर से, ठीक है। तो ये जो बी वेक्टर है वो किसी लाइन का ही पार्ट है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये लाइन वो है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, और ये गिवन लाइन है या गिवन वेक्टर है जिसकी लाइन पैरेलल है। जब भी हमें कोई इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है मैथ्स में, तो हमें उस इक्वेशन को निकालने के लिए जो कंडीशन है, उस कंडीशन में एक वेरिएबल पॉइंट जरूर चाहिए होता है। तो जो वेरिएबल पॉइंट है उसके बिना कोई भी इक्वेशन डिराइव नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लिया P। वेरिएबल पॉइंट का मतलब है एक्स वाई जेड। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जब हम P पॉइंट एक्स वाई जेड मानेंगे तो वो भी एक पोजीशन वेक्टर बनाएगा, तो वो OP वेक्टर हो गया, जिसको कि हम जनरली R वेक्टर मानते हैं। जो गिवन पॉइंट है, जो वेरिएबल पॉइंट है, गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, लेकिन वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है। तो R वेक्टर को बाय डिफॉल्ट आप मान लेंगे कि ये वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस पूरे चैप्टर में रहेगा। तो OP वेक्टर क्या बन गया, R वेक्टर बन गया। इतना जो मैंने आपको बोला, इस बात को मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर मान लिया लेट OA वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, फिर हमने माना OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। अगर हम यहाँ पर जो कैपिटल A पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर लें, अगर हम मान लें कि कैपिटल A पॉइंट गिवन पॉइंट था और इसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z1, तो OA वेक्टर जो है इसकी वैल्यू हमें मिलेगी A वेक्टर के टर्म्स, A वेक्टर बोल रहे हैं जिसको हम, आपको मालूम है कि x1 y1 z1 अगर पॉइंट है तो उसका जो कंपोनेंट फॉर्म होगी वो होगी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो ये हमारा A वेक्टर निकल के आ गया। इसी तरीके से जो OP वेक्टर है, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं R वेक्टर, ये किस पे बेस्ड होगा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पर, और P पॉइंट एक जनरल पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट हमेशा x y z मानते हैं। तो अगर P पॉइंट x y z है तो R वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, जिसकी की जरूरत हमें अभी नहीं पड़ेगी, आगे पढ़ने वाली है, आगे वाले जो इसका कार्टेशियन फॉर्म है। अब यहां से हमारा इस पार्ट का डेरिवेशन स्टार्ट होता है। अब डेरिवेशन बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो, जब हम जिस लाइन की इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमें दो पॉइंट मिल चुके हैं इस लाइन पर, एक पॉइंट मिल गया A और एक पॉइंट मिल गया P। तो अगर मैं AP को देखूं तो मुझे AP वेक्टर दिखाई देता है। अगर मैं A और P को ज्वाइन करके बैठा हूं तो मुझे AP वेक्टर मिल रहा है। यहाँ पे देखो, ये रहा, ये जो AP वेक्टर है, आप सारे बच्चे देखो ध्यान से, ये जो हमें AP वेक्टर दिखाई दे रहा है ये AP वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल है, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में कि B वेक्टर के पैरेलल है ये। और अब सारे बच्चे जानते हो अच्छी तरह से कि यहां पर हम यहां बोल सकते हैं कि अगर AP वेक्टर पैरेलल है B वेक्टर के, तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर कहती है कि AP वेक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। ये आप सबको पता है अच्छी तरह से कि जो दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है। तो AP वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर हो गया। अब AP वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम कहेंगे हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो AP वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कैसे किया जाता है आप जानते हो, दैट इज OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। अब OP वेक्टर की वैल्यू आप देख रहे हो हमने R मानी है, R वेक्टर, OA वेक्टर की वैल्यू A वेक्टर है एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। तो R वेक्टर की वैल्यू हो गई A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, and this is the final equation of a line which passes through a given point whose position vector is A vector and parallel to a vector B vector। तो ये हमारा डेराइव होके आंसर आ गया, और इसको हम इक्वेशन ऑफ लाइन कहेंगे वेक्टर फॉर्म के अंदर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो थ्योरम के अंदर लिखा हुआ था। ये चीज डेराइव होके आ गई हमारे सामने। और यहाँ पर लैम्डा क्या है, हम यहाँ बोल सकते हैं वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर, लैम्डा इज एनी स्केलर, लैम्डा एक स्केलर है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जनरली इसको पॉजिटिव ही रखा जाता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है लेकिन पॉजिटिव लिखा जाता है, ठीक है। तो R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर में हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें A वेक्टर क्या चीज नजर आ रही है, A वेक्टर क्या है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A।
दैट इज गिवन पॉइंट। तो हमें गिवन पॉइंट चाहिए, तो गिवन पॉइंट हमें दिया ही हुआ है क्वेश्चन के अंदर या दिया होगा, तो ए वेक्टर मिल जाएगा। और हमें चाहिए बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या चीज है? गिवन पैरेलल वेक्टर, गिवन पैरेलल वेक्टर। तो हमें दो चीजें तो दी हुई थी पहले से ही, तो उन दोनों का यूज करके ये इक्वेशन निकल के आएगी वेक्टर फॉर्म में, जिसमें कि आर वेक्टर हमेशा ऐसे ही रहेगा, आर वेक्टर और लैम्डा ऐसे ही रहेगा। अलग अलग लाइनों में लैम्डा म्यू ये कांस्टेंट बदलते जाएंगे और ए वेक्टर बी वेक्टर चेंज होते जाएंगे। आर वेक्टर एक जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसलिए उसको हम आर वेक्टर ही लिखते हैं। बताओ बच्चों, ये समझ में आया सबको डेरिवेशन? बोलो। तो बच्चों यहां पर अब हम थ्योरम 2 देख रहे हैं, जो कि कार्टेशियन इक्वेशन है। जो हमने अभी वेक्टर इक्वेशन पढ़ी, उस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम 2 कहती है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 z1, जो मैंने पहले एज्यूम कर लिया था, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू ए बी सी इज गिवन बाई। तो ये बात जो इन्होंने बोली है, इसको मैं अब एक्सप्लेन करूंगा आपको और इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें पता है वी नो दैट द वेक्टर फॉर्म is the vector form of the line is r vector is equal to a vector plus lambda times of b vector, जिसमें कि where, इसको मैं नीचे मेंशन ही कर देता हूं अलग से लिखने की बजाय, where r वेक्टर क्या था? तो r वेक्टर था हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और a वेक्टर था हमारा गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जिसको कि क्या माना था हमने? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बस हमने b वेक्टर को कुछ नहीं माना था यहाँ पे। तो यहाँ पर अब आपको ये समझने की जरूरत है कि हम b वेक्टर को क्या मानेंगे, क्योंकि ये एक गिवन वेक्टर है। तो गिवन वेक्टर है, तो हमें जब किसी वेक्टर को एज्यूम करना होता है, इस चैप्टर में मैंने पहले भी बताया आपको, उसको हमेशा डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में एज्यूम करना है। मतलब इस b वेक्टर को क्या मानेंगे? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इस वेक्टर को मैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के नहीं मान सकता हूं, क्योंकि वो वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, वो आर वेक्टर ही रहेगा पूरे चैप्टर में। ए वेक्टर जो है वो गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो वो x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप ही रहेगा। लेकिन जो बी वेक्टर है, ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा पहले से ही, तो इसको हमेशा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, मतलब a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k भी बोल सकते हैं। मतलब इसके आगे आई जे के कोफिशिएंट कांस्टेंट्स होंगे, सीधी सी बात ये है। तो बी वेक्टर भी पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों वेक्टर्स को वेक्टर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमें यहां पर क्या करना है, आर वेक्टर की जगह पर इस इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर तीनों वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, बस ये काम करना है। और आपको पता है लैम्डा क्या है? लैम्डा इज एनी स्केलर। लैम्डा हमारा कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आर वेक्टर की वैल्यू रख दो। आर वेक्टर की वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब होता क्या है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो हमें करना क्या है, दोनों साइडों में, क्योंकि आपको मालूम है ये दोनों इक्वल का साइन लगा है। तो दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनके आई जे के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, मतलब प्रोजेक्शन इक्वल होते हैं। तो यहां से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, राइट साइड में लैम्डा मल्टीप्लाई करके आई जे के कॉमन ले लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। तो यहां मिलेगा हमें x1 प्लस लैम्डा ए के साथ मिलेगा आई कैप प्लस y1 प्लस लैम्डा बी के साथ मिलेगा जे कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा सी के साथ मिलेगा के कैप। तो ये दोनों वेक्टर हमारे इक्वल हैं, तो इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, अब किससे कंपेयर करना है? विद द कोफिशिएंट्स किसके कोफिशिएंट्स? ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट साइड में आई कैप का कोफिशिएंट है x इज इक्वल टू, राइट साइड में आई कैप का कोफिशिएंट है x1 प्लस लैम्डा ए। इसी तरीके से y किसके बराबर होगा? y1 प्लस लैम्डा बी, और z बराबर हो जाएगा z1 प्लस लैम्डा सी। तो इन तीनों इक्वेशंस को अगर ध्यान से देखा जाए, तो यहां पर हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहली कंडीशन में से लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आएगी?
x माइनस x1 अपॉन a। दूसरी कंडीशन में से लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, y माइनस y1 अपॉन b। और तीसरी कंडीशन में से लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, z माइनस z1 अपॉन c। तो देखो i j के रिमूव हो गए, और इन तीनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लैम्डा की वैल्यूज हैं, तो ये तीनों लैम्डा की वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू है तो लैम्डा तो सेम है तीनों के लिए। तो हम बोल सकते हैं हेंस x माइनस x1 अपॉन a विल बी इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b विल बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। दैट इज अगेन इक्वल टू लैम्डा। इस लैम्डा को जनरली लिखना नहीं होता है, तो हमारे सामने ये जो इक्वेशन निकल के आ गई, इसको बोला जाता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। तो हमें यहाँ पर जो लाइन की इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये एक सिमेट्रिकल फॉर्म में नजर आ रही है। x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, एक सिमेट्री है इसके अंदर, तो इसको सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन भी बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, वैसे ये कार्टेशियन फॉर्म निकल के आ चुकी है। तो इस लाइन की इक्वेशन में कौन सी चीज का क्या मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लैम्डा तो हम जनरली लिखते नहीं है, ये जो लैम्डा लिखा हुआ है हमने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये हमारा आंसर ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है। लैम्डा हमने इसलिए लिखा क्योंकि लैम्डा के बराबर थी ये सारी वैल्यूज, दैट इज बाय डिफॉल्ट, है ना। तो यहां पर एक्स वाई जेड तो ऐसे ही रहेंगे हमेशा, आपको मालूम है इक्वेशन के अंदर वेरिएबल तो वैसे ही रहेगा, मतलब आर वेक्टर जो था एक्स वाई जेड। तो हमें यहां बेसिकली किसकी वैल्यू रखनी है या क्या क्या पता होना चाहिए, तो हम यहां पे बोल सकते हैं हेयर x1 y1 z1। x1 y1 z1 जो नजर आ रहा है, ये हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट। हमें मालूम है कि इस लाइन के ऊपर एक गिवन पॉइंट है, तो उस गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ABC क्या चीज है, A, अब मैं रेशो लूंगा A रेशो B रेशो C, क्योंकि वो कैसे प्रोपोर्शन में दे रखी है। तो ABC क्या चीज है, तो हम बोलेंगे सर ABC तो B वेक्टर के IJK के कोफिशिएंट थे, मतलब B वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज हैं। अब B वेक्टर क्या था, B वेक्टर लाइन के पैरेलल था, और आपको अच्छी तरह से पता है दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज सेम होते हैं, डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल होते हैं या सेम होते हैं। तो ABC हम इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि ये जो लाइन हमारी है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो बन गए। तो कहने का मतलब ABC क्या है, इनको बोलेंगे हम डायरेक्शन रेशोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन निकल के आई है, इसके ये डायरेक्शन रेशोज हैं। तो एक लाइन की इक्वेशन को पता लगाने के लिए कार्टेशियन फॉर्म के अंदर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, एक गिवन पॉइंट और एक उस लाइन के डायरेक्शन रेशोज। इसको ऐसे सिमुलेट कर सकते हो आप, ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जब 11th स्टैंडर्ड में आपने लाइन पढ़ी थी, तो एक लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए जो जरूरी चीज है वो क्या चाहिए, उस लाइन पर गिवन पॉइंट और उसका स्लोप। तो यहां पे स्लोप का काम कौन कर रहा है, डायरेक्शन रेशोज। तो 3D के अंदर भी एक लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए या यूनिकली डिफाइन करने के लिए उस लाइन के ऊपर एक गिवन पॉइंट चाहिए और उस लाइन के डायरेक्शन रेशोज चाहिए। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह से बिठाओ कि एक लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए आपको एक गिवन पॉइंट और उस लाइन के डायरेक्शन रेशोज चाहिए। ठीक है, अब इसको उल्टा बोलो कि अगर एक लाइन की इक्वेशन मैं आपको दे दूं कि ये एक लाइन की गिवन इक्वेशन है, तो उस लाइन की इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है फिर, कि जब हम एक लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक गिवन पॉइंट और उस लाइन के डायरेक्शन रेशो चाहिए। अब उल्टा बोलो कि एक लाइन की इक्वेशन अगर दी हुई है तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे सबसे पहले कि सर हम गिवन पॉइंट निकाल सकते हैं। फिर क्या बोलोगे, सर हम उसके डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दो चीजें तो आपको मालूम थी पहले से ही, वो आपने रखी हैं उसके अंदर। तो आपको वाइस वर्सा पता होना चाहिए। और क्या निकाल सकते हैं, सोचो। तो आप बोलेंगे सर ये जो डायरेक्शन रेशोज हैं, इससे डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे सर उस लाइन पे यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे तो दोनों डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी निकल आएंगे। तो एक लाइन पे कितने यूनिट वेक्टर लाई करते हैं, 2। इसीलिए आपको याद होगा प्लस माइनस लगाया जाता है। अब इस स्ट्रेट लाइन के अंदर यूनिट वेक्टर 2 निकाल के दिखाने हैं आपको, ठीक है, पूछेंगे एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। और क्या निकाल सकते हैं, तो ये सारी बातें मैं समराइज करने वाला हूं अब आगे। तो ये समझ में आया बच्चों, बोलो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। तो ये जो बातें बच्चों मैंने बोली आपको, ये सारी हम पॉइंट वाइज समरी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है रिमार्क 1। अब रिमार्क 1 क्या है, द अबव फॉर्म ऑफ द लाइन इज नोन एज सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। ये मैंने बता दिया। कौन सी, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज नोन एज सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। अब एक और बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं
कि जो लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, मतलब जिसको हम कार्टेशियन इक्वेशन बोल रहे हैं, वो क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब आप याद करो ये किसके बराबर थी, तो हम बोलेंगे सर ये तो लैम्डा के बराबर थी। तो अगर हम इसको लैम्डा के इक्वल रख दें, इसको हमने लैम्डा के इक्वल रख दिया क्योंकि लैम्डा के बराबर तो थी ये, तो पहली जो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा से हमारी कंडीशन निकल के आएगी। नेचुरल सी बात है, मैं अब उल्टी बात कर रहा हूं आपसे, पहले हमने सीधे तरीके से सॉल्व किया था इसको। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए अगर लैम्डा के बराबर हो जाए तो x की वैल्यू ये निकल के आएगी, x1 प्लस ए लैम्डा प्लस x1। इस बात को हम यहां पर देख रहे हैं, देखो ये रही x की वैल्यू है कि नहीं, x1 प्लस लैम्डा ए। y की वैल्यू क्या है, y1 प्लस लैम्डा बी, और z की वैल्यू क्या है, z1 प्लस लैम्डा सी। इसी बात को यहां पे लिखा गया है, देखो यही बात यहां लिखी गई है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना, और z की वैल्यू आ गई। तो क्या समझ में आया हमें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान से समझो। देखो क्या हो रहा है, ये जो एक्स वाई जेड है ये क्या चीज थी, तो हम बोलेंगे सर एक्स वाई जेड एक वेरिएबल पॉइंट था, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स वाई जेड एक वेरिएबल पॉइंट था लाइन के ऊपर, ये लाइन है, इसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट है, कहीं भी जा सकता है। अब एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल हैं, ध्यान से समझो। तो हमने क्या किया, इस x की वैल्यू को कैसे निकाल लिया, x1 प्लस ए लैम्डा। तो आप देखो कि इसमें x1 पता है पहले से कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, लैम्डा वेरिएबल है बस, तो इसको पैरामीटर बोला गया। ऐसे ही y की वैल्यू क्या हुई, y की वैल्यू हो गई y1 प्लस बी लैम्डा, और z की वैल्यू क्या हो गई, z1 प्लस सी लैम्डा। तो आप बताओ इन दोनों पॉइंट में कौन सा पॉइंट अच्छा है यूज करने के लिए, ये बताओ। एक तो एक्स वाई जेड है और दूसरा उसकी वैल्यूज है, जिसमें कि आप देखेंगे ध्यान से कि पहले पॉइंट में एक्स वाई जेड में तीन वेरिएबल हैं, जबकि पी जो पॉइंट मैंने नीचे लिखा उसमें लैम्डा वेरिएबल है बस, बाकी x1 a b c तो कांस्टेंट है सारे। तो सिर्फ लैम्डा के टर्म्स में ये पॉइंट एक्सप्रेस हो गया, जिसको कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, ये पैरामीटर बन गया। यहां पर लैम्डा पैरामीटर है, पैरामीटर मतलब जिसकी वैल्यू कंडीशन के हिसाब से चेंज होगी, तो लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाओ, ये पॉइंट मूव करता जाएगा लाइन के ऊपर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई कि अगर हमें इस चैप्टर में कहीं भी किसी क्वेश्चन में पॉइंट निकालना है तो पॉइंट यही होगा, पूरे चैप्टर में, फुल चैप्टर में कहीं भी किसी क्वेश्चन में पूछ लिया फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, फाइंड द पॉइंट ऑन द प्लेन, फाइंड द पॉइंट, किसी भी जगह पर अगर पॉइंट निकालना है तो आपको पॉइंट यही मानना पड़ेगा, x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा और z1 प्लस सी लैम्डा। तो यहां से इनडायरेक्टली क्या समझ में आ रही है बात, कि अगर मुझे इस चैप्टर में कहीं भी पॉइंट निकालना पड़ेगा तो उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, तभी तो निकलेगी ये वैल्यू, क्योंकि लाइन की इक्वेशन से तो आंसर आया भाई। ये जो आंसर निकल के आया वो इस इक्वेशन से निकल के आया है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। तो इनडायरेक्टली क्या याद रखना है कि जब भी इस चैप्टर में कहीं भी पॉइंट निकालना पड़ेगा तो उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, और ये पॉइंट हमारा लैम्डा के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है बस। तो लैम्डा यहां पर एक पैरामीटर है, ठीक है ना। तो ये हमारा रिमार्क 2 था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो चीज यहां पे बता दी उन्होंने। रिमार्क 3 में क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर होगा तो वो इस फॉर्म में होगा जो मैंने बताया आपको, x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा और z1 प्लस सी लैम्डा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, एंड अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप लोगों को याद होगा कि अगर आपको मैं बोलूं कि मैं आपको डायरेक्शन कोसाइंस दे रहा हूं lmn, और आपको डायरेक्शन रेशियोज पता लगाने हैं, तो बताओ कैसे पता लगाएंगे, बोलो बच्चों। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस दे दिए जाएं, आप डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे उस लाइन के या वेक्टर के, तो हम याद करेंगे यार ये डायरेक्शन कोसाइंस हमने पढ़े हैं। तो आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी डायरेक्शन रेशियो की, हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस की रेशियो को ही डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है। ये तो बहुत मजेदार बात है। तो इसका मतलब जो लाइन की इक्वेशन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी, उस इक्वेशन में जो ए बी सी की रेशो है वो lmn की रेशो के बराबर है। तो इसका मतलब लाइन की इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। तो इसका मतलब एक लाइन की कार्टेशियन फॉर्म lmn डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प से भी निकल सकती है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिसमें कि हमें इस कंडीशन को यूज किया जो हम जानते हैं पहले से ही।
ठीक है, x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन आपको हमने एबीसी के टर्म्स में क्यों बताई इक्वेशन, क्योंकि आपको मालूम है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में डायरेक्शन रेशियोज जल्दी से मिल जाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज इजीली मिल जाते हैं, इसीलिए जो भी आंसर होंगे हमारे वो डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में एक्सप्रेस होंगे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो रेयर है बहुत, उनको फाइंड आउट करना पड़ता है, इसीलिए ये लाइन की इक्वेशन जो है वो रेयर है, मतलब इसको हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो यूज कर सकते हैं। बताओ बच्चों, इतने रिमार्क समझ में आए? ये जो पॉइंट है हमारे रिमार्क 4 तक, बताइए। अब बच्चों आता है रिमार्क 5, ये हमारा एप्लीकेशन है, ये जितने पॉइंट हमने पढ़ लिए उनको कैसे अप्लाई करेंगे, और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो क्या कह रहे हैं, अगर मैं आपसे बोलूं एक्स एक्सिस, तो आपके दिमाग में एक्स एक्सिस की बात करते हैं, चलो ये एक्स एक्सिस है और मैं बोल रहा हूं इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, तो आप जल्दी से बोल दोगे सर वाई इक्वल टू 0, नहीं 3D के अंदर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इन 3D, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो 3D में अगर एक्स एक्स की इक्वेशन निकालनी है तो मैं एक्स एक्सिस को एक लाइन मानूंगा, नेचुरल सी बात है। तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, तो बोलेंगे सर एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए उस लाइन पर एक गिवन पॉइंट चाहिए और उसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो बताओ एक्स एक्सिस पे गिवन पॉइंट कौन सा है, बताओ सोच के, एक्स एक्सिस पे गिवन पॉइंट कौन सा है, बोलो बच्चों। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो उस पे गिवन पॉइंट ओरिजिन है, अरे बच्चों दिमाग लगाओ, ओरिजिन है, गिवन पॉइंट उस एक्स एक्सिस पे क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन इज द गिवन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पहली बात मिल गई। अब दूसरी बात तो तुम लोग जानते हो, अब बताओ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, बताओ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज, यस डायरेक्शन को साइंस है एक्चुअली, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस है 100 और 100 की रेशियो ले लें तो वो डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, तो मुझे एक्स एक्सिस की इक्वेशन मिल गई भाई, कैसे मिल गई, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या है 0, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए क्या है 1, ये लो हो गया काम, y माइनस वाई वन क्या है 0 अपॉन बी क्या है 0, z माइनस जेड वन क्या है 0 अपॉन c क्या है 0, ये लो आ गया आंसर, x माइनस एक्स वन अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन 0 इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन 0। अब अगर मैं इसको एक्स एक्स की इक्वेशन बोलूं तो ये बात गलत नहीं होगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री में ये हमारी एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकल के आती है, जिसको कि हम इन अदर वे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको लैम्डा मान लूं, अब समझना ध्यान से, अगर मैं इसको लैम्डा मान लूं तो क्या हो जाएगा, तो यहां से अगर हम इसको लैम्डा एज्यूम कर लें तो हमें यहां से x, y और z की वैल्यू मिलेगी, जिसमें कि x की वैल्यू क्या मिलेगी लैम्डा, y की वैल्यू क्या मिलेगी 0 और z की वैल्यू क्या मिलेगी 0। अब लैम्डा क्योंकि एक पैरामीटर है तो x की वैल्यू लैम्डा तो बहुत हो सकती है, लेकिन y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 सबके लिए सेम है, तो इसीलिए इन्होंने कॉमन चीज पकड़ ली और ये बोला y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2D में याद करो, 2 डायमेंशन में आप x एक्स की इक्वेशन क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 0, तो 3D के अंदर y और z दोनों 0 होंगे, ठीक है ना, तो y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 कंबाइंड वे में z एक्सिस की इक्वेशन बोली जाती है, x एक्स की इक्वेशन बोली जाती है सॉरी, और जिसको कि आप लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिख के बताया, शुरू में जो लिखा हुआ है ये वाला है ना, ये वाला जो पार्ट है इसमें भी लिख सकते हैं, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आंसर भी ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस की इक्वेशन भी निकल सकती है, बताओ बच्चों, x माइनस 0 अपॉन 0, वाई माइनस 0 अपॉन 1 और z माइनस 0 अपॉन 0 सेम तरीके से, और z एक्सिस की इक्वेशन भी निकल सकती है, x माइनस 0 अपॉन 0, वाई माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 1। तो इनडायरेक्टली हम उनको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस की भी इक्वेशन होती हैं 3D में, जिनको कि बड़ा रेयर यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि उनकी इक्वेशन कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि हर चीज के पीछे रीजन क्या है। बताइए ये पॉइंट समझ में आए, जो हमने सिर्फ एक इक्वेशन पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, तो उसकी वेक्टर इक्वेशन पढ़ी, फिर कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ी, फिर रिमार्क पढ़े, ठीक है ना, इस तरीके से आपको समझना है टॉपिक को, फिर इन सारी चीजों को क्वेश्चंस में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। बताओ बच्चों ये समझ में आया इतना, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक इलस्ट्रेशन लिया हुआ, एक एग्जाम्पल लिया हुआ, इस एग्जाम्पल को हमने इसलिए लिया है ताकि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पोजीशन वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 4k एंड इज इन द डायरेक्शन i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो हमें यहाँ पर दो चीजें गिवन है और वो दो चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पर क्या मतलब है किस चीज का। तो साफ नजर आ रहा है हमें कि जो गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मानते हैं, जो कि क्या दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और जो डायरेक्शन बोल रहा है वो कि लाइन किसकी डायरेक्शन में, वो है बी वेक्टर, मतलब जिसकी पैरेलल है वो, मतलब जहां से डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे वो क्या है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। अब वो कह रहा है लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालो। नाउ द
रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर को ऐसे ही लिखेंगे, आर वेक्टर की कभी वैल्यू नहीं रखी जाती है, ए वेक्टर की वैल्यू रख दो 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू रख दो आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया जो ये पूछ रहे थे। तो इस तरीके से आंसर एक्सप्रेस करने होते हैं क्वेश्चंस के वेक्टर फॉर्म में। अब आती बात कि अगर कोई बोलता है कि ये क्वेश्चन है कार्टेशियन फॉर्म में आंसर निकालो, तो कार्टेशियन फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते हैं। ये सारे कन्वर्जन्स हैं, ये हम आने वाले टाइम पर एग्जांपल्स के अंदर कन्वर्जन्स के थ्रू पढ़ेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आप लोगों को। तो आप देखो कि जो हमारा ए वेक्टर, अगर ये तो हमने वेक्टर फॉर्म के लिए एफर्ट किया, अगर मैं यहीं पर ही कार्टेशियन फॉर्म के लिए एफर्ट करूं, नोट देखो, तो अगर हम यहां पर बात करें इस लाइन की कार्टेशियन फॉर्म मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, एक्स वाई जेड के टर्म्स में, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए गिवन पॉइंट कैपिटल ए होगा, और कैपिटल ए जो ए वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर से हमें पॉइंट मिल जाएगा 2, -1 और 4। बोलो बच्चों, सही लिखा है ना मैंने? जो ए वेक्टर है वो एक्चुअली ओ ए वेक्टर है, और ओ ए वेक्टर है तो ये 2, -1, 4 जो है वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हमें मिलेंगे बी वेक्टर से, जिसको कि हम ए रेशो बी रेशो सी बोलते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या मिल रहे हैं? बी वेक्टर के कोफिशिएंट, दैट इज 1:1 रेशो -2। ये दो चीजें चाहिए होती है लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन इज, क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। रख दो वैल्यू उसके अंदर, तो हो जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन ए की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू है -1, तो ये +1 हो गया, अपॉन b की वैल्यू हो गई 1 इज इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन -2। तो ये हमारा लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन निकल के आ गई, जिसके अंदर की वेक्टर यूज नहीं हो रहा है। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। दोनों इक्वेशन निकाल के दिखाई मैंने आपको। अब इस लाइन से कनेक्टेड बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि चलो बताओ इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे। तो डायरेक्शन को साइंस तो हम पहले ही निकाल सकते थे, क्योंकि हमें डायरेक्शन रेशो पता है। तो हम यहाँ पर LMN की वैल्यू निकाल सकते हैं इस लाइन के ऊपर। हम इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस को क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि लाइन के हमें यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना होगा। लाइन की डायरेक्शन, लाइन के ऊपर जो यूनिट वेक्टर है वो दो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो वो निकाल सकते हैं हम। और LMN की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको अच्छी तरह से पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि ABC की वैल्यू तो हमें पहले ही पता थी, तो प्लस माइनस a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस -2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हो गया प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 6। ठीक है ना? इसी तरीके से m की वैल्यू निकल सकती है। आपको सबको याद होगा m का फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। तो m की वैल्यू क्या होगी? दैट इज प्लस माइनस b अपॉन, अब b क्या चीज है 1 अपॉन रूट 6, वही फॉर्मूला लग गया। फिर n की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस c अपॉन, c क्या है -2। तो यहां पर प्लस माइनस लगाया हुआ है हमने। अब ध्यान से समझना, ये प्लस माइनस जो लगा हुआ है इसके आगे -2 लिखना है आपने अपॉन रूट 6। अब इससे क्या हो गया, ये जो -2 है वो इन दोनों के साइन को बदल देगा, मतलब ये माइनस प्लस हो गया, -+2 अपॉन रूट 6। तो इसका मतलब L पॉजिटिव लूंगा, M पॉजिटिव लूंगा तो N की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, और अगर L नेगेटिव लूंगा, M नेगेटिव लूंगा तो M की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है N की। फिर इस तरीके से समझना है। तो यहां गलती नहीं करनी, छोटी सी मिस्टेक काम खराब करके रख देगी पूरे क्वेश्चन का। और अगर आप इसमें प्लस माइनस ना लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझो बात को। अगर हम प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं, हमने कहा कि हम प्लस माइनस नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसको भी फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने प्लस माइनस नहीं लगाया इसके आगे, तो इससे क्या होगा कि लाइन की एक डायरेक्शन के अंदर हमें वेक्टर मिल जाएगा। तो ये जो LMN की वैल्यू निकल के आई, ये LMN की वैल्यू क्या बता रही है हमें? तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है समझने वाला है इसी का, कि जब LMN डायरेक्शन कोसाइंस निकल के आ गए लाइन के, तो उससे हमें यूनिट वेक्टर मिल सकता है। अब जैसे देखो हमारे पास ये लाइन है, इस तरीके से लाइन जा रही है। अब इस लाइन पे दो यूनिट वेक्टर होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में होगा जिसको हम n कैप बोल रहे हैं, और एक होगा -n कैप। तो जो n कैप है उसकी वैल्यू क्या होगी? वो Li प्लस mj प्लस nk होगी। तो कहने का मतलब है इसको n कैप ना बोल के a कैप बोलते हैं, क्योंकि ना दोनों n कैप सेम लग रहे हैं, तो इसको a कैप b कैप बोल देते हैं ना, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इस लाइन की जो डायरेक्शन को बताने वाले
ए कैप और माइनस ए कैप यूनिट वेक्टर है, तो ये ए कैप की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। तो आपको सिंपली यहाँ पुट कर देना, ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू क्या है 1/√6 आई कैप, ठीक है, प्लस 1/√6 जे कैप, ठीक है, और ये -2/√6 हो गया, -2/√6 के कैप। तो ये हमारा ए कैप निकल आया। अब इसको माइनस लगा दोगे सबके आगे तो माइनस ए कैप आ जाएगा, तो दोनों डायरेक्शन निकल आएंगी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे ABC लिखे वैसे सॉल्व कर लो क्वेश्चन को और दोनों वेक्टर निकाल के दिखा दो, ए कैप भी निकालो और माइनस ए कैप भी निकालो। इसकी हेल्प से माइनस ए कैप भी निकल सकता है। तो ये दूसरी बात निकल के आ गई। अब इसी के साथ आपको बोल सकते हैं ऐसा करो, इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट निकाल के दिखाओ, इस लाइन के ऊपर वेरिएबल पॉइंट निकालो। तीसरी बात, यही क्वेश्चन होते हैं घुमा फिरा के इन्हीं को पूछा जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट क्या होगा, इस लाइन पे वेरिएबल पॉइंट निकालो। तो वेरिएबल पॉइंट का मतलब क्या है बताओ बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों वेरिएबल पॉइंट का मीनिंग क्या है, वेरिएबल पॉइंट का मतलब है कि हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को यहाँ पर निकालना है हमें। तो आप सबको क्या करना पड़ेगा, अगर वेरिएबल पॉइंट पूछा जा रहा है तो इस लाइन की इक्वेशन को आप क्या करेंगे, लैम्डा के इक्वल मान लेंगे। समझ रहे हो बात, ये जो लाइन की इक्वेशन इसको लैम्डा के इक्वल मान लेना है। इस वेरिएबल पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, लेट लिखेंगे x -2/1 इज इक्वल टू लैम्डा, y +1/1 इज इक्वल टू लैम्डा, और z -4/-2 इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ से x, y, z की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारा वेरिएबल पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो मैंने सारी बातें आपको बता रहा हूँ कि एक लाइन की इक्वेशन से क्या क्या निकल सकता है। तो वेक्टर फॉर्म इतनी हेल्प नहीं करती जितनी कार्टेशियन फॉर्म हेल्प करती है, इसीलिए कार्टेशियन फॉर्म ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, और आपको लोग भी अच्छी लगेगी कि कार्टेशियन फॉर्म हमें बहुत सारे आंसर दे देती है, वेक्टर फॉर्म हमें उसी जगह पर रखती है। एक्चुअली वेक्टर के टर्म्स में भी आंसर निकाल ले सकते हैं हम, लेकिन हमारी जनरली कार्टेशियन फॉर्म से ज़्यादा वो पड़ती है वैल्यू। तो वेरिएबल पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड। आपको याद होगा वेरिएबल पॉइंट तो एक्स वाई जेड होता है। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, लैम्डा +2, वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, लैम्डा -1, और जेड की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जेड की वैल्यू आएगी -2 लैम्डा +4। आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो सारे बच्चे, बताओ जेड की वैल्यू हमारी आएगी -2 लैम्डा +4, ऊपर सॉल्व करके देखो आप, -2 लैम्डा और +4 हो जाएगा। तो ये हमारा वेरिएबल पॉइंट आ गया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, दैट इज लैम्डा क्या है, पैरामीटर है। तो लैम्डा के टर्म्स में, एक वेरिएबल के टर्म्स में पॉइंट आ गया, तो सिंपली लैम्डा की वैल्यू अगर मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो सकता है। बताओ ये समझ में आया सबको, बोलो बच्चों, इतना समझ में आया। तो बच्चों ये लाइन की दूसरी फॉर्म आ गई हमारे सामने। ये एक्चुअली थ्योरम की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लाइन का वो पार्ट है जो कि सेकंड पार्ट है। हमने बोला कि एक लाइन यूनिक कब होती थी, जब वो दो गिवन पॉइंट से पास करती है, वही कंडीशन है। थ्योरम 3 कहती है कि हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की जो दो गिवन पॉइंट से पास कर रही है, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर, बी वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर। तो एक लाइन जब दो गिवन पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन होती है वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इस बात को समझते हैं। ये लाइन है हमारी जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। इस लाइन पे दो गिवन पॉइंट है, एक ए और एक बी, दो गिवन पॉइंट है। तो ये जो ए और बी दोनों गिवन पॉइंट है, इनके पोजीशन वेक्टर हमें दिए हुए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर ए ओ ए वेक्टर है और बी वेक्टर ओ बी वेक्टर है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास जो लाइन है उसके ऊपर दो गिवन पॉइंट है। लेट ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। जहां पर कि जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मानेंगे x1 y1 z1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानेंगे x2 y2 z2। ये पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिए होंगे, ठीक है ना। तो जब ओ ए वेक्टर को हम ए वेक्टर मान रहे हैं, तो यहां से जो ए वेक्टर की वैल्यू होगी वो होगी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, जो कि कंपोनेंट फॉर्म में आ गई। और इसी तरीके से बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, जो कि कंपोनेंट फॉर्म में आ गई विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि ये लाइन की इक्वेशन जब तक नहीं निकलेगी जब तक इस पे वेरिएबल पॉइंट नहीं माना जाएगा। तो हमने क्या किया, इस लाइन के ऊपर वेरिएबल पॉइंट माना p, और p पॉइंट क्योंकि x y z है तो उसका पोजीशन वेक्टर आएगा सामने हमारे, और वो r वेक्टर बनेगा। तो जो p पॉइंट है उसको हम यहां पर वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट p x, y, z be any point on the line। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है इस तरीके से, सच दैट OP वेक्टर जो है, जो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, उसको हमने R वेक्टर माना, जो कि क्या बन गया xi
प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हमारा आर वेक्टर बन गया। तो इतनी बातें हमें जब पॉइंट दिए होंगे तो पता अपने आप लग जाती हैं। अब इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है, जो कि हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आप देखो, ये जो लाइन है, इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस लाइन पर क्लियरली दो वेक्टर नजर आ रहे हैं। अब वो दो वेक्टर कौन से हैं? एक तो है ए बी वेक्टर, ये वाला ए बी वेक्टर, देख लो सारे बच्चे ध्यान से, ए और बी को ज्वाइन करने से क्या मिल गया? ए बी वेक्टर। और एक वेक्टर है ए पी वेक्टर, ए पी वेक्टर, ए और पी को ज्वाइन करने से जो वेक्टर मिल रहा है, और दोनों वेक्टर कॉलिनियर हैं। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि हेयर ए पी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर कॉलिनियर। और कॉलिनियर और पैरेललिज्म की कंडीशन सेम होती है, आप सबको याद होगा। तो ए पी वेक्टर को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। दिस इज द कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स आल्सो। पैरेललिज्म कॉलिनियरिटी एक ही बात होती है वेक्टर के अंदर। तो ए पी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर अगर बन गया, जहां पर कि लैम्डा क्या है? एक स्केलर है, लैम्डा इज एनी स्केलर। तो एपी वेक्टर को, क्योंकि हमें ए और पी पॉइंट गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो एपी वेक्टर को लिख सकते हैं हम ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर को लिख सकते हैं ओबी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब ओपी वेक्टर की वैल्यू थी आर वेक्टर, ओ ए को माना हमने ए वेक्टर, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ओबी वेक्टर है बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर है ए वेक्टर। तो यहां से आर वेक्टर की वैल्यू निकल के आ गई ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए वेक्टर। तो ये जो इक्वेशन हमारे सामने निकल के आई, इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ये लाइन की वेक्टर फॉर्म आ गई जो कि दो गिवन पॉइंट से पास करती है, और वो दो गिवन पॉइंट क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर। बाकी इक्वेशन वैसी है बिल्कुल देखने में, देखो जो हमने अभी पढ़ी थी इससे पहले वाली, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो बी माइनस ए सॉल्व हो गया, एक वेक्टर ही तो आएगा, वही है वो चीज। देखने में दोनों एक जैसी लगती हैं जब सॉल्व हो जाएंगी इक्वेशंस। और इनफैक्ट हमें इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि देखो गिवन पॉइंट ए वेक्टर मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको उस पर गिवन पॉइंट चाहिए। तो यहाँ तो दो गिवन पॉइंट थे, तो हमने एक ओ ए को फिक्स कर दिया, मतलब ए वेक्टर को फिक्स कर लिया कि वो गिवन पॉइंट यूज करेंगे हम। अब दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? तो हम बोलेंगे सर डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे? जब एक लाइन दो गिवन पॉइंट से पास करती है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? बी माइनस ए, याद होगा आपको। तो इसीलिए बी माइनस ए किया है यहाँ पे। तो ये चीज क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट ए। यहां पर बी भी यूज कर सकते हैं आप, ये आपकी चॉइस है। तो हम पहला वाला पॉइंट ही यूज करते हैं। और बी माइनस ए से क्या मिलेगा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो कहां से मिलते हैं? हमेशा लैम्डा के साथ जो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है वहां से डायरेक्शन रेशियो मिलते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट है तो बताओ मुझे, बोलिए। तो बच्चों यहां पर अब हमें नजर आ रही है थ्योरम 4। थ्योरम 4 क्या है? इसकी कार्टेशियन फॉर्म है ये। द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is given by x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। तो ये जो कार्टेशियन फॉर्म है इसको हम दो तरीके से समझेंगे। तो पहला तरीका तो वही है कि हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ी ली। तो आप लोग याद करो कि हमने वेक्टर फॉर्म क्या पढ़ी थी इसकी अभी? द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through two given points। अब गिवन पॉइंट्स क्या थे? एक गिवन पॉइंट है कैपिटल ए, जिसको कि हमने यहां पर बोला है x1 y1 z1, जिसको कि हमने इनडायरेक्टली बोला ओ ए वेक्टर, और ओ ए वेक्टर को क्या माना? ए वेक्टर, जिसकी की वैल्यू क्या बन जाएगी? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी तरीके से बी पॉइंट गिवन है, जिसको कि ये बोल रहे हैं x2 y2 z2, ये क्वेश्चन में दिया होगा पहले से ही। तो ये बन जाएगा ओबी वेक्टर, जिसको कि हम क्या बोल रहे थे? बी वेक्टर, और जिसकी वैल्यू क्या होगी एक्चुअली? कंपोनेंट फॉर्म x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब लाइन की इक्वेशन लिखेंगे जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए वेक्टर। चलो जी वैल्यू रख देते हैं आप इसकी। तो आर वेक्टर की वैल्यू हमें मालूम है, क्योंकि आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट, और पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आर वेक्टर की वैल्यू तो हमेशा यही रहेगी,
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसकी वैल्यू कभी रखते नहीं है, सिर्फ कार्टेशियन इक्वेशन को डिराइव करने के लिए रखते हैं बस। ए वेक्टर की वैल्यू हमें मिली गई x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये ए वेक्टर हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करके लिखो यहाँ पे, तो बी माइनस ए वेक्टर जो आएगा उसको हम डायरेक्ट माइनस करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट 2 यूज करूंगा, एक करली ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो बी में से ए को माइनस करेंगे तो हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये हमारा हमने वैल्यूज रख दी सारी। अब हमें कॉफिशिएंट कम इक्वेट करने हैं दोनों तरफ, तो हम लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट्स बोथ साइड्स, ऑन इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट्स, किसके कॉफिशिएंट्स? ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में आई कैप जे कैप के कैप के कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट साइड में एक्स आई कैप लिखा है तो आई कैप का कॉफिशिएंट एक्स हो गया, राइट साइड में आई कैप के साथ x1 भी है और लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 भी है। तो ये पूरा आई कैप का कॉफिशिएंट बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है लैम्डा को मल्टीप्लाई करके आई कैप कॉमन लेना ही है हमें, जे कैप कॉमन लेना ही है, के कैप कॉमन लेना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो y की वैल्यू क्या होगी? सिमिलरली y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1, जे कैप का कॉफिशिएंट कंपेयर कर लिया, और z की वैल्यू क्या होगी? z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1। तो यहां से हमें समझ में आया कि ये हमारा जो पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट निकल के आ गया, और इस पहली वाली कंडीशन से लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? ये आ रही है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। दूसरी कंडीशन से लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। और तीसरी कंडीशन से लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये तीनों वैल्यूज किसकी निकल के आ गई? लैम्डा की वैल्यू आ गई। और जब तीनों वैल्यूज लैम्डा की हैं तो इनको इक्वल रख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट फर्दर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 विल बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये हमारी लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म निकल के आ गई। आपको याद होगा 11th क्लास में आपने सिर्फ ये पहले दो पार्ट पढ़े थे, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन z y माइनस y2 माइनस y1, जिसमें कि z वाला पार्ट और ऐड हो जाता है, और इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन 3D के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस लाइन की इक्वेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में देख रहे हैं, तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में क्योंकि इसमें आई जे के हट चुके हैं। और ये जब सॉल्व हो जाती है इक्वेशन, अब ध्यान से देखो, जब ये सॉल्व हो जाएगी तो इसका आंसर जो लगेगा वो पुराने वाली जैसे ही लगेगा। एक्चुअली इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ऐसी नजर आएगी, ये x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। आप समझ सकते हो कि ABC क्या थे? तो इस लाइन के ABC डायरेक्शन रेशो थे। और आपको अच्छी तरह से पता है एक लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए उस पर 2 पॉइंट अगर गिवन है तो डायरेक्शन रेशोज कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट अगर गिवन है हमें लाइन के ऊपर तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 रेशो y2 माइनस y1 रेशो z2 माइनस z1। तो इतना लंबा चौड़ा झंझट अगर हम नहीं करते और हम सिंपली ये बोलें कि एक लाइन है, इसके ऊपर 2 गिवन पॉइंट है। अब देखो समझो, मैं इसको डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ। ये 2 गिवन पॉइंट है, ए पॉइंट है एक जिसको हमने बोला x1 y1 z1, और बी पॉइंट हमने मान लिया x2 y2 z2, और हमसे बोला जा रहा है कि इस लाइन की इक्वेशन निकालो। तो हम सोचेंगे कि यार लाइन की इक्वेशन निकालनी है, 3D में निकालनी है, तो हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उस पर गिवन पॉइंट और एक उसकी डायरेक्शन रेशो। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो मान लेते हैं a रेशो b रेशो c, जो कि हमें पता नहीं है। हाँ, गिवन पॉइंट 2 हैं इसके ऊपर, तो हम ए पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं कि हम ए पॉइंट को यूज करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये हम जानते हैं, ये सबसे पहली इक्वेशन यही और यही यूजफुल है। अब हमें ABC नहीं पता है, तो ABC हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ABC को हम B माइनस ए करके निकालते हैं। तो इसका मतलब जो A रेशो B रेशो C है उसकी वैल्यू अगर रख दी जाए तो x माइनस x1 अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी? x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी? y2 माइनस y1। तो इस बात को तो हम DRDCs में पढ़ के ही आ रहे हैं, डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन को साइंस में पढ़ के आ रहे हैं कि एक लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करेगी तो उसके डायरेक्शन रेशो कैसे निकाले जाएंगे। तो A की वैल्यू क्या होगी? x2 माइनस x1। रेशो B की वैल्यू क्या होगी? y2 माइनस y1। रेशो C की वैल्यू क्या होगी? z2 माइनस z1। तो यहाँ पर z माइनस z1 अपॉन C की वैल्यू क्या होगी? z2 माइनस z1। तो आप देखो ये लाइन की कार्टेशियन फॉर्म डायरेक्ट निकल के आ गई।
तो इस तरीके से भी आप इसको समझ के कर सकते हैं, और सीधा सीधा याद होगा तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आया बच्चों? बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। कार्टेशियन फॉर्म जो पढ़ी हमने लाइन की, जो 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो इतना बच्चों जो हमने पढ़ा वो हमारा लाइन के लिए बेसिक था। मतलब 2 फॉर्म्स जरूरी होती हैं जब एक लाइन एक गिवन पॉइंट से पास करती है और एक वेक्टर के पैरेलल होती है। पहली बात, जिसको वेक्टर कार्टेशियन दोनों में देखा। फिर एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही थी, उसको भी वेक्टर कार्टेशियन दोनों में देखा। बात एक ही है, इट इज ऑल द सेम। अब आती बात कि अगर एक लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है तो उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर। वही बात हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि हम अलग अलग क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे। रिडक्शन का मतलब है रिड्यूस करना है, चेंज करना है ऑफ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन टू वेक्टर फॉर्म एंड वाइस वर्सा। मतलब कार्टेशियन को वेक्टर और वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो इस स्लाइड के ऊपर हम देख रहे हैं कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है हमें x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये कार्टेशियन फॉर्म है, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप देखो कि हम जो इक्वेशन दी हमें लाइन की, उससे क्या निकाल सकते हैं। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी से क्या फाइंड आउट करना है। तो वो कह रहा है इससे वेक्टर फॉर्म निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, तो हम बोलते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो आर वेक्टर तो ऐसे ही रहेगा, आर वेक्टर को तो चेंज कर नहीं सकते। ए वेक्टर क्या होता है, तो हम बोलेंगे ए वेक्टर का मतलब है गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब इस लाइन के ऊपर गिवन पॉइंट क्या है ये बता दो, बस ये चीज निकालने वाली है। तो गिवन पॉइंट क्या है बच्चों, तो हमें गिवन पॉइंट मिलेगा x माइनस x1 है गिवन पॉइंट। मतलब लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ गिवन पॉइंट क्या निकल के आया, x1 y1 z1। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए वेक्टर की जगह पे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है एक्चुअली, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ। अब बी वेक्टर क्या चीज है, तो बी वेक्टर है डायरेक्शन रेशोज। अब बताओ इस लाइन की डायरेक्शन रेशोज क्या है, तो डायरेक्शन रेशोज हैं ए रेशो बी रेशो सी। बस इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्या बनेगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो ये इस लाइन की क्या निकल के आ गई, वेक्टर फॉर्म आ गई। तो हमने देखा कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म बड़ा सिंपल है, सीधा देख के भी निकाल सकते हैं आंसर को। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने मन से एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे x माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 4, ठीक है, इज इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन 2। ये ले लिया हमने, ये एक लाइन की इक्वेशन है। आपको इसकी वेक्टर कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म बनानी है। अब करना क्या होता है कि ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x y z के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो पहली चीज तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, x माइनस वन अपॉन थ्री, एक्स का कोफिशिएंट 1 है। लेकिन दूसरी बात गलत है, y का कोफिशिएंट -1 है, जबकि y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मतलब y माइनस y1 होगा। इस बात को समझो ध्यान से, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना ये, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद आंसर आएगा। तो क्या करना है, हमने -1 से डिवाइड कर देना ऊपर नीचे, या -1 कॉमन लेके नीचे ले जाओ। तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस 2 अपॉन -4। ये है इंपॉर्टेंट बात, लाइन को कन्वर्ट करना सही तरीके से। और ये क्या लिखा हुआ है, z माइनस 3 अपॉन 2 है ना, z माइनस z1 लिखना है। तो z1 क्या हो गया, -3। आप इसको z प्लस 3 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, वो तो अंडरस्टूड है कि प्लस क्यों हुआ, क्योंकि वो -3 था। अब यहां से हमें लाइन के ऊपर एक गिवन पॉइंट भी नजर आ रहा है और डायरेक्शन रेशो भी नजर आ रहे हैं, करेक्ट। अब बताओ इस लाइन के ऊपर गिवन पॉइंट क्या है, बोलो बच्चों, इस लाइन पे गिवन पॉइंट क्या है। तो साफ नजर आ रहा है, वो है 1, 2 और -3। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या है, 3, -4 और 2। बस हो गई बात। तो यहां से हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। हेंस द वेक्टर फॉर्म इज, क्या होती है वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर कहां से मिलेगा, ऊपर से, ऊपर से मतलब 1, 2, 3 -3 से। तो यहां लिखेंगे आई कैप, 1 से बना आई कैप, 2 से बना +2j कैप, और -3 से बनेगा -3k कैप। तो ये बन गया गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, पॉइंट क्या था, 1, 2, -3, तो 1, 2, -3 हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशो जो नीचे लिखे हुए हैं। नीचे क्या लिखा है, 3 - 4 2, तो ये हो जाएगा 3i कैप -4j कैप +2k कैप। तो ये लाइन की कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्जन हो गया, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होगी। क्योंकि कभी कभी हमें लाइन की वेक्टर फॉर्म भी जरूरत पड़ती है, और कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्जन बड़ा आसान है, देखते ही हो सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। बताओ बच्चों, ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट है तो बताओ।
तो बच्चों यहां पर अब हम देख रहे हैं वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। अब लाइन की इक्वेशन चाहे देखो समझो, लाइन की इक्वेशन चाहे 2 पॉइंट फॉर्म से निकले चाहे 1 पॉइंट फॉर्म से निकले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखने में एक जैसी लगती है दोनों, ठीक है ना। तो वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो वेक्टर फॉर्म क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये एम वेक्टर लिखा है, मैं बी वेक्टर बोलूंगा इसको, जहां पर कि जो ए वेक्टर है वो एक्स आई वन प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, और बी वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के होता है, आपको पता है अच्छी तरह से ही। तो हमारी जो लाइन की वेक्टर इक्वेशन है वो हमें दी हुई है, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और इससे हमें क्या निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। एक्चुअली लाइन की इक्वेशन ऐसी दिखाई नहीं देगी आपको, आपको एग्जाम में कैसी दिखाई देगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए की जगह पे लिखा होगा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्या लिखा होगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ऐसे लिखा होगा। तो इससे तो बहुत ही आसान है निकालना, वेक्टर से कार्टेशियन निकालना बहुत सिंपल होता है। तो सीधा आप लिखेंगे आंसर, कैसे लिखेंगे, x माइनस, यहां से लेंगे x1, आई कैप का कॉफिशिएंट x1 अपॉन, इधर आई कैप के साथ है a, x माइनस x1 अपॉन a, ऐसे उठाएंगे, प्लस सॉरी प्लस नहीं, इक्वल आएगा बीच में, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू, एक मिनट इसको मैं ना दोबारा से लिखता हूं क्योंकि ये मैं वाइट कलर से लिखना चाहता हूं, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 अपॉन a, मतलब x1 उठाएंगे पहले वेक्टर से और a उठाएंगे दूसरे वेक्टर से, लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो देखते देखते पता लग रहा है, लेकिन जब इसको कन्वर्ट करते हैं तब पता समझ में आता है कि गलती क्या होती है। तो देखो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ गया गलती कैसे कर सकते हैं बच्चे। तो आर वेक्टर दे रखा है हमें 2i प्लस 3j माइनस 4k माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस 3i प्लस j प्लस 2k, ये दे रखी है लाइन की इक्वेशन, और वो कहता है इसको कन्वर्ट करो आप किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। अब क्या होता है, वेक्टर को अच्छी तरह देखना है, देखो गलती क्या होगी बच्चे, गलती सबसे बड़ी क्या करेंगे, ये माइनस लैम्डा लिखा है, ये लैम्डा प्लस का होना चाहिए, ये ध्यान रखना हमेशा। तो इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। एक छोटा सा पॉइंट है जो गलती करवा देगा आपसे, तो इसको सबसे पहले कैसे लिखना है सही तरीके से। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 2i प्लस 3j माइनस 4k, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लैम्डा, माइनस को अंदर ले जाओ, 3i माइनस j माइनस 2k, तो डायरेक्शन रेशियोज के साइन बदल गए देखो। अब आप नहीं करते तब भी ठीक था, लेकिन ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखो कैसे लिखेंगे इसके आंसर को, आप सब जानते हो, x माइनस x1 कहां से उठाएंगे, जो आगे वेक्टर लिखा हुआ ए वेक्टर 2 अपॉन 3, लैम्डा के 3 आई है ना, तो 3 x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या है 3, j का कॉफिशिएंट आगे देखो, और यहां पर j का कॉफिशिएंट -1 है, अपॉन -1 y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1, अब -4 है देखो ये, तो ये +4 हो जाएगा, अपॉन c क्या है -2। तो ये हमारी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन निकल के आ गई, जो कि हमने वेक्टर फॉर्म से निकाली है। समझ में आई बच्चों बात, बोलो इसमें कोई डाउट किसी को। कभी कभी क्या होता है, ये वेक्टर फॉर्म और डिस्टर्ब करके देते हैं, बड़े चालाक होते हैं ना। ये पहला एग्जांपल है देखो, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। कभी कभी क्या होता है, ऐसे लिख देंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू, सपोज लिखेंगे आई कैप प्लस 3s, ठीक है, ऐसे लिख देंगे आई कैप, एक मिनट इसको मैं सही तरह से लिखता हूं, इसको लिख देंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस 3s आई कैप प्लस, यहां लिखेंगे -2 s j कैप प्लस 3 - 4 s k कैप, ऐसे करके लिख देंगे। मतलब ये तो इसने क्या कर दिया, आप समझना ध्यान से, इंटरेस्टिंग है बहुत, देखने में तो लग नहीं रहा कुछ भी, लाइन की इक्वेशन है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्या दिया हुआ है पता नहीं, लेकिन एक्चुअली लाइन की इक्वेशन है। आपको इसने आई कैप जे कैप के कॉमन ले रखे हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करके सही तरीके से लिख लो। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन को ठीक करेंगे। ठीक कैसे करना है, बड़ा सिंपल है, आर वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो आई कैप को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप, फिर नेक्स्ट वाले में जे कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 जे कैप, थर्ड वाले में के कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म हो गई 3 कैप, सबकी पहली टर्म इकट्ठी कर ली देखो। फिर सब देखो एस वाली टर्म कौन सी है, उनमें से एस कॉमन ले लेंगे, प्लस का एस कॉमन ले लेंगे। जब एस का एस कॉमन लेंगे तो पहली टर्म में क्या बचेगा 3 आई कैप, दूसरी टर्म में क्या बचेगा, अब हो सकता है कभी कभी बीच में माइनस लगाओ, उस माइनस को अंदर ले जाएंगे, ध्यान रखना माइनस प्लस की गलती नहीं करना कोई भी, अगर यहाँ बीच में माइनस होगा तो माइनस अंदर चला जाएगा, ध्यान रखना। देखो मैं कर देता हूँ माइनस, क्योंकि तुम लोग गलती कर सकते हो, मैं यहाँ बीच में माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है, अब समझना।
तो मैंने क्या किया, बीच में इधर माइनस लगा दिया यहाँ पे, तो इस माइनस को अंदर लेके जाना है फिर आपने, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है पहले, पूरे को सॉल्व करके फिर कॉमन लेना है। तो यहाँ पर जब माइनस होगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2s j कैप हो गया, तो s कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर क्या था 3 यहाँ पर हमने लिखा s के साथ, सॉरी हाँ, तो जो हमने पहली टर्म थी उसमें 3i कैप था s के साथ, दूसरी टर्म में s के साथ क्या आएगा, प्लस का 2j कैप, देखो ध्यान से, है ना, और तीसरी टर्म में s के साथ क्या आएगा, -4k कैप। अब देखो लाइन की इक्वेशन आ गई, अभी लाइन की इक्वेशन r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर के फॉर्म में आ गई, है वेक्टर फॉर्म ही, देख रहे हो आप लोग, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने, बस अब बन गई बात। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकाल लो, अब बताओ इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, तो सीधा लिखेंगे x माइनस, पहले वेक्टर में i कैप के साथ 1 है, x माइनस 1 अपॉन 3, s के अंदर जो वेक्टर है उसका i कैप 3 है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या है 2, देखो 2j 2 अपॉन यहाँ पे 2j 2, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1, z1 क्या है, देखो सारे बच्चे ध्यान से बताओ, z1 की वैल्यू क्या है इस वेक्टर फॉर्म में, बोलो 3 अपॉन c क्या है -4, यस, तो ये आ गया आंसर। बस ये समझना है आपको, और कुछ भी नहीं है लाइन में, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर निकाल लो, के फॉर्मूले तो सारे मालूम होते हैं हमें पहले से ही। तो ये हमने क्या समझा, लाइन की दो इक्वेशंस को और उनके कन्वर्जेंस। यहां पर कोई डाउट किसी को, बोलो। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की दो फॉर्म्स पढ़ी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, और आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से उसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये लेक्चर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए स्ट्रेट लाइन के लिए, तो आप इसको रिवाइज जरूर करें एक बार, और कोई भी अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो अलग अलग तरीके से जो मैंने आज आपको समझाया वो अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो समझा हुआ पार्ट है वो और पक्का हो जाएगा। So that's all for today's lecture, students. Thank you very much.